नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका 12th क्रैश कोर्स के इतिहास विषय में। आज हम लोग इतिहास का 13वां चैप्टर पढ़ लेकर आए हैं। मैं प्रदीप कुमार, प्रोजेक्ट शिवा कन्या +2 विद्यालय खिदरसराय गया से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यह चैप्टर एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कम से कम 2 मार्क्स का 3 प्रश्न और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का 1 प्रश्न इससे आता ही है। यानी कुल मिलाकर और ऑब्जेक्टिव में भी 5-6 क्वेश्चन आता है, यानी 15 से 16 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से निश्चित रूप से आपसे भावी एग्जाम में, आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आप लोग सभी जानते हैं महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में। और इनके इर्द गिर्द भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन 1916 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच घूमता रहा। इन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से वापस आने के बाद वो भारत में ही वकालत करने लगे और अंततः वकालत के सिलसिले में ही, एक केस के सिलसिले में ही इन्हें वापस जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका। वहाँ जब वो गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ और वहाँ के मूल निवासियों के साथ अंग्रेज काफ़ी दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी नीति बहुत अलग है। इसलिए उन्होंने 1893 के बाद वहाँ कई आंदोलन किए, अश्वेत लोगों और भारतीयों की नीतियों और अधिकारों को लेकर कई मांग प्रस्तुत की और अंततः वे 1915 ईस्वी में भारत लौटे। भारत लौटने के बाद ही यह चैप्टर उनका शुरू होता है और इस चैप्टर से जो मूल प्रश्न आते हैं वह यह है कि महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन के बारे में बताएं। दूसरा प्रश्न यह है कि रॉबर्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वह आता है कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन का स्वरूप कैसा था, या असहयोग आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ा। अगला जो प्रश्न आता है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से आता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च से आता है, जो नमक सत्याग्रह भी कहलाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से हुई थी। और जो इसमें अन्य लास्ट क्वेश्चन आता है वह आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, जो मैं लिखना भूल गया। अंतिम प्रश्न आता है आपको भारत छोड़ो आंदोलन। और कभी कभी यह भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी। तो आपको उसमें चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक संक्षेप में महात्मा गांधी द्वारा किए गए कार्यों को बताना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। 1915 ईस्वी में जब गांधी जी स्वदेश आए, भारत आए, तो उस समय की स्थिति और जब वो भारत से बाहर गए थे उस समय की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका था। जब वो भारत आए तो वो भारत में भी कुछ नेताओं में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे, परंतु आम जनता में वो इतने लोकप्रिय नहीं थे। उनके राजनीतिक गुरु, जो अक्सर प्रश्न पूछता है कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें यह कहा कि आप पूरे 1 वर्ष तक भारत भ्रमण पर जाएं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और यह देखें कि भारत की जनता कैसी है, भारत की जनता की स्थिति कैसी है, उसमें सुधार के लिए क्या क्या गुंजाइश की जा सकती है, अंग्रेजों की नीतियाँ कैसी है। इसी बीच आप लोग सभी जानते हैं 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो गांधी जी ने उस समय 1914 से जब 1915 में भारत आए तो इन्होंने अंग्रेजों को युद्ध में मदद करने की ठानी और इन्होंने मदद भी किया। कई लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा और जिससे प्रभावित होकर इन्हें अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी और इस उपाधि को उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा भी दिया था। 1916 ईस्वी में इनका पहला सार्वजनिक भाषण हुआ था, जब BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आयोजन हो रहा था, यानी उसकी जब आधारशिला रखी जा रही थी 1916 में, उस समय उन्हें भी आमंत्रित किया गया था उस समारोह में। उस समारोह में उन्होंने देखा कि उस समारोह में सिर्फ संपन्न वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में यह कहा कि आप जो जितने भी लोग यहाँ ऊंचे वर्ग से हैं, संपन्न वर्ग से हैं, अमीर वर्ग से हैं, मैं यहाँ एक भी गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व या एक भी गरीब व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ। मैं जब भारत में आया हूँ और घूम कर देख चुका हूँ कि यहाँ के गरीबों की क्या स्थिति है। तो जब तक हम अपने आंदोलन में किसानों को, गरीबों को और मजदूरों को शामिल नहीं करेंगे तब तक यह राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हो सकता है।
यहीं से उनका पहला भारत में जन संवाद हुआ और लोगों ने जाना कि इनकी नीति क्या थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो भारत में भविष्य में आंदोलन करेंगे तो उसमें आम जनता, किसानों, मजदूरों की भूमिका सबसे अधिक होगी। इसी से प्रभावित होकर आगे चलकर दिसंबर 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो चंपारण के एक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ल है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किनके बुलावे पर गांधी जी, महात्मा गांधी चंपारण आए थे, यानी बिहार आए थे। तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वो भारत आए थे। अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप बताएं। तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर वो बिहार आए। उन्होंने, राजकुमार शुक्ल ने कहा कि यहाँ 3 कठिया पद्धति प्रचलित है, इसका आप विरोध कीजिए, इसकी समीक्षा कीजिए। 3 कठिया पद्धति का मतलब था कि चंपारण के उस क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, चंपारण बिहार का एक जिला है, वहाँ पर किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। आप लोग बच्चों आजकल जो नील देखते हैं, नील जो कपड़ों में डाला जाता है और जिससे व्हाइट रंग, कपड़ा का रंग नीला हो जाता है, पहले वह खेती की जाती थी। आजकल तो वह रसायनों के माध्यम से बनता है, परंतु बाकायदा उसकी 1917 ईस्वी के आसपास और 1930 ईस्वी तक, जब तक रासायनिक नील का उत्पादन शुरू नहीं हुआ था, खेती ही की जाती थी। तो 3 काठिया पद्धति का मतलब था कि किसानों को जबरदस्ती अपने जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। मान लिया जाए एक किसान के पास 100 फीट जमीन है तो उसको अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा यानी कि 15 फीट पर निश्चित रूप से नील की खेती करनी है और यह अग्रीमेंट होता था। अगर उनको नील की खेती नहीं करनी है तो एक बहुत बड़ी धनराशि अंग्रेज अधिकारियों को, जो उस बागान के मालिक या खेत के मालिक होते थे, उसे देनी पड़ती थी। गांधी जी का पहला सार्वजनिक भारत में आंदोलन यही चंपारण का कृषक आंदोलन था जो 1917 में हुआ था। उन्होंने यहाँ आकर समीक्षा की। उन्होंने देखा कि सही में यह पद्धति बहुत ही खराब है, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है और अंततः सरकार को बाध्य होकर, चूंकि गांधी जी ने अपने नेतृत्व में वहाँ आंदोलन चलाया तो सरकार को बाध्य होकर इस स्थिति की समीक्षा करनी पड़ी और जो कि 3 कठिया व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। अब किसानों को कोई भी बाध्य नहीं कर सकता था कि नील की खेती की जाए। यह भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन था, जिसके बारे में अक्सर 2 नंबर के प्रश्न पूछते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। दूसरा आंदोलन था खेरा। 1918 ईस्वी में खेरा, जो गुजरात में है और गांधी जी का जन्मस्थान भी, जन्म राज्य भी गुजरात है, वहाँ के किसानों ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया। वहाँ उस समय अकाल की स्थिति थी और लगान जबरदस्ती मांग रहे थे। अक्सर यही होता था, मैंने पूर्व की कक्षाओं में बताया है कि अंग्रेज जो लगान निश्चित कर देते थे, चाहे अकाल हो, सूखा हो, फसल किसी भी अन्य कारण से नष्ट हो गई हो, तो फिर भी किसानों को लगान देना ही पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में चंपारण के सफल आंदोलन के बाद किसानों ने खेरा में उन्हें बुलाया, गुजरात के खेड़ा नामक जिला में। यहाँ गांधी जी ने स्थिति की समीक्षा की और यह पाया कि वाकई किसान लगान देने की स्थिति में नहीं हैं। बाध्य होकर अंग्रेजों को, यानी अंग्रेजी सरकार को, वहाँ लगान माफ़ी करनी पड़ी। यह उनका दूसरा आंदोलन था भारत में। तीसरा है अहमदाबाद का मिल मालिकों का आंदोलन। अहमदाबाद में मिल मालिक और मजदूरों के बीच, यह भी 1918 की ही घटना है, के बीच प्लेग बोनस के मुद्दे पर बहस छिड़ गई थी। प्लेग समाप्त हो चुका था पर मजदूर चाहते थे कि प्लेग का बोनस जारी रखा जाए, क्योंकि महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई थी। मजदूर चाहते थे कि प्लेग बोनस जारी रखा जाए। इसके लिए अंततः गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने सारी स्थिति की समीक्षा करने के बाद मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई और यह कहा कि 35% प्लेग बोनस मिल मालिकों को देना चाहिए। मिल मालिक इसके लिए तैयार नहीं हुए, अतः गांधी जी के नेतृत्व में मजदूर संगठित हो गए और उन्होंने आंदोलन किया, कहने का मतलब हड़ताल किया। बाद होकर मिल मालिकों ने 27.5 यानी 27.5% प्लेग बोनस के रूप में देने को तैयार हो गए। तो ये 3 प्रारंभिक आंदोलन थे जिसके बारे में अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि चंपारण के बारे में बताएं, खेरा आंदोलन और अहमदाबाद, जिसका मैंने आपको उत्तर दे दिया।
अब हम लोग चलते हैं गांधी जी के बड़े आंदोलन की ओर। इन 3 आंदोलनों ने गांधी जी की पृष्ठभूमि एक जन नेता के रूप में भारत में स्थापित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद जो आंदोलन आया, जिसे आप असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो 1920 से 22 ईस्वी के बीच हुई, इसके कुछ कारण थे और अक्सर यह कारण पूछता भी है 2 नंबर में, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, या जब यह प्रश्न पूछे कि असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखे 5 नंबर का, तो आपको कारण से शुरू करने के बाद उसके अंत तक जाना होगा कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। मैं इस प्रश्न का आंसर आपको दे रहा हूं। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला था रॉलेट एक्ट, दूसरा था जालियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा था खिलाफत आंदोलन। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसने एक कानून बनाया था कि बिना किसी भी कारण के किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना मुकदमा जलाए उस पर जितना वर्ष तक चाहे जेल में रखा जा सकता है। भारतीयों ने इस कानून का पूरी तरह से विरोध किया। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी और इसे न अपील, यानी आप इस कानून के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं, न दलील, या सरकार आपकी कोई भी दलील नहीं सुनेगी अगर इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, और ना वकील, यानी किसी भी वकील को आप हायर नहीं कर सकते हैं। इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भारतीयों ने कहा और काला कानून कहा। गांधी जी ने भी इस कानून का काफ़ी विरोध किया और उसी समय सबसे ज़्यादा तगड़ा विरोध इसका पंजाब में हुआ था। और उसी समय पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये इस आंदोलन का यानी रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसे 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल को अमृतसर में जालियांवाला बाग एक जगह है, जिसके आप लोग सभी जालियांवाला बाग के बारे में भली भांति परिचित है, मैं पुनः बता देता हूँ। जालियांवाला बाग एक जगह है, या यूँ कहें एक खुला मैदान है, जिसके 3 ओर से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं या ऊंची ऊंची 4 दीवारी हैं, और मात्र एक ओर से अंदर जाने का रास्ता है, यानी अंदर जाने और बाहर आने का मात्र वही एक रास्ता है। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के लोग बिना किसी हिंसक हथियार के अहिंसक रूप से वहाँ एकत्रित हुए थे। इसलिए एकत्रित हुए थे ताकि वे अपने प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग कर सकें। और इसी समय पंजाब की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। पंजाब के जो भी वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे, जिनका नाम जनरल ओडायर था, उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। वो बिना किसी सूचना के उस प्रवेश द्वार पर आ गए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भीड़ पर गोलियां चलाई जाए। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय, जिसमें महिला, पुरुष, वृद्ध सभी शामिल थे, उनकी मृत्यु हो गई। पूरे भारत ही नहीं, विश्व में इस घटना की काफ़ी निंदा की गई और गांधी जी भी इसके काफ़ी निंदनीय कहा और यह कहा कि यह जनरल ओडायर का कुकृत्य है। आगे चलकर यह भी असहयोग आंदोलन का एक कारण बना। तीसरा है खिलाफत आंदोलन। चूँकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी, इसलिए तुर्की को फ्रांस और इंग्लैंड ने आपस में बांट लिया था, और वहाँ जो खलीफा का पद था, जो मुस्लिम धर्म का सर्वोच्च गुरु माना जाता था, उन्हें उसका पद हटा दिया गया था। तो खिलाफत पद की पुनः स्थापना को लेकर और इन तीनों कारणों से, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इन तीनों को लेकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन का मतलब है सरकार से किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना। गांधी जी का मुख्य हथियार आप लोग सभी जानते हैं, सत्य और अहिंसा है, यानी अहिंसक रूप से हम आंदोलन करेंगे, हिंसा का कहीं भी स्थान इन आंदोलन में नहीं होगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक चला। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन आरंभ हुआ। इसमें 2 तरह के कार्य किए गए। आपको अपने आंसर में इसका जिक्र करना होगा कि असहयोग आंदोलन में 2 तरह के कार्य किए गए। पहला रचनात्मक कार्य, दूसरा बहिष्कार का कार्य। रचनात्मक कार्य में किया गया कि तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपये की राशि जमा करना है, स्वयं सेवकों की भर्ती करना है, चरखा को घर घर तक पहुंचाना है, ठीक है,
और इसके अलावा लोगों को एकजुट करना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना है। बहिष्कार के कार्य में किया गया सरकारी उपाधि, सरकारी कॉलेज, इस सब का त्याग करना है। सरकारी नौकरी में जो है वो त्याग पत्र दे दे, ठीक है। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए, यानी विदेशी वस्त्रों, विदेशी शराब का बहिष्कार किया जाए, यह बहिष्कार के कार्य था। आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तभी फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर, जो गोरखपुर जिले में है, यूपी के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हो गई। घटना यह हुई कि असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर थे। अंग्रेज इसे दबाने के लिए लगातार लाठीचार्ज, कहीं गोली चलाना, लोगों को जेलों में भरना, ये सब कार्य कर रहे थे। यही घटना यूपी में उस दिन भी हो रही थी, गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर जनता अहिंसक रूप से एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रही थी, जिस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। जनता उग्र हो गई और पुलिस पर आक्रमण कर दिया। पुलिस बचने के लिए थाने में शरण ली और जनता इतनी उग्र हो गई थी कि उन्होंने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई। गांधी जी को जब यह घटना का पता चला तो वे काफ़ी क्षुब्ध हो गए। उन्होंने यह कहा कि भारतीय जनता अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुई है, और चूंकि हमने शुरू में ही कहा था कि मेरे आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इस घटना से क्षुब्ध होकर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। कई लोगों ने इसकी काफ़ी आलोचना की कि असहयोग आंदोलन जब अपने चरमोत्कर्ष पर था उस समय यह वापस ले लेना कहीं भी अच्छी बात नहीं है। परंतु गांधी जी अपने वसूल के पक्के थे कि असहयोग आंदोलन में या उनके आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का सहारा लिया जाएगा, सत्य का सहारा लिया जाएगा, हिंसा का कहीं स्थान नहीं होगा। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेजा गया, बाद में पुनः उन्हें छोड़ा गया। फिर 1924 ईस्वी के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कम कदम रखा और अछूतों के उद्धार पर ध्यान दिया, ठीक है। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी भी, ये आपका इतना तक का प्रश्न हमने क्लियर कर दिया। अगला प्रश्न आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ वह 1930 से 1934 ईस्वी के बीच चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण था साइमन कमीशन। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया था, उसी समय अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक 10 वर्षों पर वो इन सुधारों के समीक्षा करेंगे, उन सुधारों का समीक्षा करेंगे। इसी समीक्षा के लिए साइमन नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी का नियुक्त किया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, जो बम्बई पहुंचा 3 फरवरी 1928। भारतीय इस कमेटी का विरोध कर रहे थे। विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, साथ के साथ अंग्रेज अधिकारी थे। उनका कहना था कि भारतीय शासन अधिनियम का अवलोकन करना है या समीक्षा करना है तो उसमें भारतीय का होना भी आवश्यक है। इसलिए जब वह बम्बई पहुंचा फरवरी 1928, 3 फरवरी को, तो उसका काफ़ी विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ, और सिर्फ बम्बई में नहीं पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। और लाहौर में, पंजाब में की एक घटना है जो आप लोग सभी जानते हैं कि लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय अपने समर्थकों के साथ अहिंसक रूप से कर रहे थे, जहां अंग्रेज अधिकारी की लाठी से ये गंभीर रूप से चोटिल हो गए और अंततः अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेजों के लिए कील साबित होगी, यानी वो निश्चित रूप से अंग्रेजों पर काफ़ी हानिकारक साबित होगी। तो यह तो साइमन कमीशन की बात हो गई। उसी समय भारतीय वायसराय ने कहा कि अगर आपको साइमन कमीशन मंजूर नहीं है तो आप खुद एक संविधान का रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कीजिए। इसलिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु मुस्लिम लीग ने इस नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक और कारण यह था
कि दिसंबर 1929 ईस्वी में, दिसंबर के अंतिम महीनों में प्रत्येक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर जो अभी आधुनिक में पाकिस्तान में है, वहाँ दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई कि भारत को अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए, अर्ध स्वराज नहीं चाहिए, अब भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो लाहौर अधिवेशन में। और मोतीलाल नेहरू, माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और यह निश्चित किया गया कि भारत को स्वतंत्र करे या नहीं करे। 26 जनवरी 1930 को भारत को हर एक भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाएगा, और यही किया भी गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, प्रभात फेरियां निकाली गई, जगह जगह तिरंगे का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, इसके बाद 1930 ईस्वी के बाद गांधी जी ने, उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, इरविन से बातचीत करने का प्रयास किया कि अगर आप हमारी कुछ मांगों को मान लेते हैं तो हम आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, परंतु लॉर्ड इरविन ने बातचीत करने से इनकार कर दिया और अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उन्होंने डांडी मार्च से की। यह एक प्रसिद्ध है। डांडी मार्च का कारण था नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी का मानना था कि नमक कानून एक बहुत ही अशोभनीय कानून है। नमक कानून का कहना के अंतर्गत यह आता था कि कोई भी भारतीय नमक का उत्पादन नहीं कर सकता है, नमक का उत्पादन सिर्फ अंग्रेज कर सकते हैं, उनका एक अधिकार है। और नमक पर काफ़ी टैक्स भी लगाया जाता था, और नमक हम लोग सभी जानते हैं आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में आता है। तो नमक कानून का विरोध करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम, जो गुजरात के साबरमती में स्थित है, वहाँ से समुद्र तट जिसका नाम डांडी है, वहाँ जाने के लिए उन्होंने मार्च स्टार्ट किया, यानी पैदल यात्रा आरंभ की। इस पैदल यात्रा के बारे में अमेरिका की पत्रिका टाइम्स ने लिखा है कि गांधी जी ने जो यात्रा आरंभ की है वह निश्चित ही अगले दिन ही पूरी नहीं होगी, क्योंकि इनका शरीर बहुत कमज़ोर है। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ता गया और डांडी मार्च होता गया, गांधी जी के पीछे हुजूम यानी कि जनमत आगे आती गई। वे जिस गांव से गुजरते थे वहाँ से अगले दिन वहाँ से हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे हो जाते थे, और अंततः 6 मार्च 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सरकार ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि यह आंदोलन इतना मजबूत होगा, इतना विकसित हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने इस आंदोलन को दमन चक्र की नीति अपनाई। गांधी जी को बंदी बनाया गया, प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया, परंतु यह आंदोलन चलता रहा। आगे चलकर चूँकि सरकार यह देख चुकी थी असहयोग आंदोलन में भी और अब सविनय अवज्ञा में भी कि अगर हमें भारत पर शासन करना है तो कुछ सुधार लागू करने होंगे। इसी उद्देश्य से लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन इसलिए इसे कहा जाता है कि यह राउंड टेबल पर हुआ था, यानी गोल मेज के चारों ओर बैठकर यह सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ था। चूंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसलिए सम्मेलन विफल हो गई। अंग्रेज सरकार ने सोचा कि कांग्रेस को इसमें शामिल करना आवश्यक है, इसलिए मार्च 1931 में गांधी जी को जेल से छोड़ा गया और मार्च 1931 में गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते के तहत राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। जो लोग सरकारी नौकरी का त्यागपत्र दे चुके थे उन्हें पुनः नौकरी में लिया गया। जो संपत्तियां सरकार ने जब्त की थी वह वापस की गई। ये सारी बातें मानते हुए गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए और इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो शामिल हुए, यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। इसके पीछे कारण यह था कि गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु
वहाँ जो देसी रियासत थी जिनकी संख्या 500 से ऊपर था, उनका कहना था कि हम लोग कांग्रेस को नहीं मानते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम लीग अलग अपना राग अलाप रही थी और तीसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पृश्य जातियों को लेकर अलग नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। गांधी जी वहाँ पे से वापस आए। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, मार्च 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो कई लोगों का कहना था कि इस समझौते से गांधी जी को कुछ लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो 23 मार्च 1931 को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया, इसे भी गांधी जी नहीं रोक पाए। चाहते तो इस समझौता में यह कर सकते थे। तो यह समझौता असफल रहा। लेकिन इस जो यह आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से देख रहे हैं, इसका दूसरा चरण गांधी जी 1932 में आरंभ किए और 1934 ईस्वी तक आते आते जनता का उत्साह कम हो गया तो इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसमें महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया, चाहे वह सभा करनी हो, भीड़ एकत्रित करना हो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना हो, शराब की दुकानों पर धरना देना हो, इन सभी में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम लोगों ने, किसान ने, मजदूर ने, सभी ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद आता है तीसरा जो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, वह भारत छोड़ो आंदोलन था। और इस आंदोलन के बाद ही भारत से अंग्रेजों को अपना सत्ता को समेटकर वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। चूँकि 1939 ईस्वी में शुरुआत हो चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध की और इंग्लैंड की सरकार यह चाहती थी कि भारत के लोगों के साथ यानी भारतीय नेताओं के साथ कुछ न कुछ शांति के प्रयास किए जाएं, कुछ न कुछ समझौता किया जाए। इसी उद्देश्य से लिनलिथगो ने अगस्त में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह 1940 ईस्वी की घटना है। उसी समय आगे चलकर 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इंग्लैंड से एक प्रतिनिधि मंडल आया जिसके अध्यक्ष क्रिप्स थे, उसे भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज चूंकि विश्व युद्ध में व्यस्त है लेकिन भारत को वह पूरी तरह से स्वतंत्र कर दे। इसी उद्देश्य से आगे चलकर 7 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी प्रदान कर दी और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर 8 अगस्त के रात में गांधी जी ने कहा कि अब मैं किसी भी कीमत पर एक पल भी अंग्रेजों को भारत में नहीं देखना चाहता हूं। हो सके तो आज की रात ही अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं। उन्होंने ऐसा कहा और इसके लिए उन्होंने यह कहा कि अब हम आप सभी को एक छोटा सा मंत्र देते हैं, करो या मरो, डू और डाई। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि डू और डाई का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे और नहीं तो गुलाम भारत में हम जीवित नहीं रहेंगे। अंग्रेजी सरकार इसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रही थी और अंततः 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु इस समय तक यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो चुका था। गांधी जी ने इसका रूप पहले ही तय कर दिए थे और यह आंदोलन इतना अधिक विकराल हो गया कि कहीं कहीं हिंसा का भी स्थान इसमें लिया। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिगत होते हुए अपनाई। उसी समय आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जापानियों की मदद से भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर भी आक्रमण कर रहे थे ताकि वो सशस्त्र विद्रोह यानी सशस्त्र सेना के मदद से भारत को आज़ाद करा सके। तो अंततः यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसी का परिणाम था कि भारत को आगे चलकर स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्रता मिलने में कई और योजनाएं आई, बैबल योजना आई, ठीक है, सी राजगोपालाचारी योजना प्रस्तुत की गई। परंतु मुस्लिम लीग निश्चित रूप से चाहती थी कि उन्हें एक अलग राष्ट्र का दर्जा मिले, एक मुस्लिम बहुल देश बनाया जाए। इसी उद्देश्य से 16 अगस्त 1946 को
मुस्लिम लीग ने, यह भी पूछता है अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इस कार्रवाई दिवस के तहत कलकत्ता में दंगे शुरू हो गए। जहां जहां कलकत्ता में भयंकर दंगे हुए और खासकर यह दंगा भड़कते हुए बिहार और यूपी तक आ गया और हिंदुओं मुस्लिमों के बीच दंगे हुए जिसमें हजारों हिंदू और मुस्लिम जनता मारी गई। गांधी जी ने इन दंगों को शांत करने का प्रयास किया और अंततः माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने स्पष्ट महसूस किया कि भारत का विभाजन किए बिना भारत को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, इसलिए भारत का विभाजन किया गया। पाकिस्तान और भारत के रूप में दो नए देशों का उदय हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। विभाजन की सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 5 मिनट का और मैं आपको बोर्ड पर कुछ बातें बता दूं जो छूट गया है, बस 5 मिनट का ये क्लास और चलेगा। ये चरखा आप देख रहे हैं जिसे गांधी जी ने अपने आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, चरखा ने। इससे एक प्रश्न भी है कि क्यों चरखा को महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया, क्योंकि चरखा आम लोगों का प्रतीक था। चरखे के माध्यम से सूत काटी जा सकती थी। जो गरीब लोग थे वो उनके पास इनकम का दूसरा वैकल्पिक स्रोत के रूप में चरखा का प्रयोग कर सकते थे। यह आप देख रहे हैं 6 अप्रैल 1920 को, माफ कीजिएगा 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति हुई। दांडी नाम के समुद्र तट पर नमक कानून को उल्लंघित करके महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का समापन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय विशाल ये जो जन समूह है यह महिलाओं का जन समूह है। यह दंगा के समय 1946-47 के दंगा के समय गांधी जी एक दंगाग्रस्त गांव का दौरा कर रहे हैं। एक दो जो प्रश्न है सब्जेक्टिव में जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे एक प्रश्न यह है कि किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। किसान महात्मा गांधी को इस रूप में देखते थे कि वे एक ऐसे नेता हैं जो अंग्रेजों के किसी भी कानून को अस्वीकृत कर सकते हैं, उसे मानने से को बाध्य नहीं है। कहीं कहीं पर गांधी जी को ईश्वर की तरह भी पूजा जाता था। नमक कानून संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था, तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि जनमानस के लिए नमक एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ था। इस पर टैक्स लगाया जाता था और सिर्फ अंग्रेज ही इसका व्यापार कर सकते थे, इसलिए इसे महत्वपूर्ण रूप से गांधी जी ने नमक तोड़ने को ही अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत का ध्येय बनाया, कारण बनाया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं? उस समय के जो भी अखबार थे उसमें उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में खबरें छापी जाती थी, चाहे वह महात्मा गांधी की खबरें हो, चाहे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उस समय जो भी नीतियां अपनाई जा रही हो उसके विरोध, उसका किस प्रकार दमन किया जा रहा हो। साथ ही विदेशी अखबार, चाहे वह अमेरिका का अखबार हो, इंग्लैंड का अखबार हो, सभी में उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित खबरें प्रकाशित की जाती थी और यह निश्चित रूप से हमारे आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन को अध्ययन करने का एक प्रमुख स्रोत था। असहयोग आंदोलन एक प्रतिरोध कैसे था? असहयोग आंदोलन एक प्रतिरोध इसलिए था क्योंकि पहला तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिरोध था, दूसरा था रॉलेट एक्ट का प्रतिरोध था, तीसरा था खिलाफत के मुद्दे का प्रतिरोध था, चौथा था कि जो भी भारत में जनमानस की भावना पनप रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसका प्रतिरोध था। गोलमेज सम्मेलन में कोई फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुस्लिम लीग अलग राह पर अलाप रही थी, डॉक्टर अम्बेडकर का अलग राग अलाप रहे थे, देसी रियासत कांग्रेस को अपना प्रतिनिधित्व नहीं मानती थी। इन सभी कारणों से गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं एक बार पुनः बता दूं कि बिहार के चंपारण से आरंभ होकर चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन जिसका कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट,
और खिलाफत आंदोलन, ये 3 प्रमुख कारण थे। उसके बाद आप आ जाएंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें दांडी मार्च महत्वपूर्ण है, अंततः भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिनका उत्तर हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से दे दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है जिसका आप अध्ययन कर लेंगे लिंक को डाउनलोड करके। तो बच्चों, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन का यह अध्याय जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हमने कर दी, आज यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।